रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने किया था मोमेंटम तक किया था और उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे थे और बता रहे थे कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है और ये फोर्स का तीसरा डेफिनेशन होता है। यहाँ तक हम लोग कर रहे थे। तो पहले क्या बताया कि जो मोमेंटम होता है उसका हम लोग एक ग्राफ दे रखा है, उसे ग्राफ को समझते हैं। मोमेंटम जो है P से दिखाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, मोमेंटम हो जाता है। इसका एक ग्राफ देते हैं हम लोग कि मोमेंटम जो है इसके मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, P बढ़ता जाएगा अगर मास बढ़ाते जाए तो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए और मास को बढ़ाते जाए तो मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो मोमेंटम एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। तो ये एक ग्राफ बनता है मोमेंटम वर्सेस मास के टर्म में। ऐसे ही एक दूसरा ग्राफ दे रखा है इसका कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी के टर्म में, अगर मान लीजिए मोमेंटम में ये वेलोसिटी है, किसी बॉडी का मास जो है कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये जो मोमेंटम है ये जो वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इससे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ता जाएगा और मास लेकिन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दे रखा है ये मास जो है कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा एक रखा कि अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए तो मास एंड वेलोसिटी का जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा। मास एंड वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी और ये मास का ग्राफ जो बनेगा इस तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम जो है ना कांस्टेंट है। ठीक है, P इज कांस्टेंट। मोमेंटम का अब ये मोमेंटम का ग्राफ बना रहे थे कि मोमेंटम जो था मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मान लो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो मोमेंटम घटेगा। तो मोमेंटम का और मास का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, और अगर मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाते हैं, मास को कांस्टेंट करते हैं, क्या मतलब हुआ कि मास जितना उतना ही रहने थे जिस बॉडी का, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ता है क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर मान लो मोमेंटम कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो मास एंड वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। जैसा मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। ठीक है ना, मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा या वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मास घटेगा क्योंकि मोमेंटम जो ना कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है ग्राफ का, ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया मास का मोमेंटम के साथ, मास का और मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ, और मोमेंटम कंजर्व करके मास एंड वेलोसिटी का ग्राफ बनाया है। तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये ग्राफ बना लिए मोमेंटम का। फिर अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे। और जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसका जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं वो क्या दे रखा था, वो भी एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स का डेफिनेशन देता है। पहले तो हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये तीसरा फोर्स का डेफिनेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना, कितनी बात समझे? जैसे एक मोमेंटम है, किसी बॉडी का एक मोमेंटम है, और इसको है, ये मोमेंटम पी से दिखाते हैं किसी बॉडी का, और इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं dp अपॉन dt, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, ठीक है, dp अपॉन dt को कहते हैं फोर्स, ये कहलाता फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना, अपॉन dt। मोमेंटम का वैल्यू डाल दिया m इंटू वी। किसी बॉडी का जो है मास तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी ज़्यादा कम हो सकता है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, और ये हम लोग टाइम से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv अपॉन dt। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। वैसे तो ये सेकेंड लॉ कहलाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन जो सेकेंड लॉ है एक फोर्स का भी डेफिनेशन देता है, यानी कि सेकेंड लॉ जो है ना फोर्स को डिफाइन करता है। तो इस तरह से फोर्स जो है ना तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हमने बताया था पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, दूसरा बताया था एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और तीसरा ये आ गया फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि अगर मोमेंटम किसी बॉडी का चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स लग रहा है। जब भी कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। ठीक है, एक बॉडी का जो मास होता है वो तो फिक्स होता है, सिर्फ वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकता है, और चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, कितनी बात सुनी? तो ये सेकेंड लॉ भी कहलाता है, ये फोर्स का एक रिलेशन भी आता है उससे। ठीक, क्या समझ में आया कि जब भी कभी फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी जो है, कोई बॉडी है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा, या अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, जब फोर्स लगा तभी कोई बॉडी के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक, वरना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि एक फोर्स लग रहा है। कितनी बात सुनी? जब भी कभी फोर्स लगता है तो बॉडी उधर ही मूव करता है जिधर फोर्स लगता है, बॉडी उधर ही मूव करेगा जिधर फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे समझ में, यहाँ पे दो तीन बातें हैं। क्या दे रखा है, एक कंक्लूजन जो दे रखा है फोर्स का, कि इफ there is acceleration, there is an acceleration in a body, it means force is applied. It means force is acting on the body. Force is acting on the body. ठीक है ना, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और बॉडी का जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है बॉडी उधर ही मूव करता है जिधर फोर्स लगाया जाता है। ठीक है ना, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, इसका जो यूनिट होता है इसके रिलेशन के हिसाब से, यहाँ पे जो यूनिट दे रखा मैं इसे मिटा के जैसा लिखता हूँ।
फोर्स का जो यूनिट है रिलेशन के हिसाब से वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास का यूनिट होता है केजी एसआई सिस्टम में, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स का यूनिट होता है रिलेशन के बेस पे, इसका m इंटू ए है ना, तो m मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फोर्स के बारे में बहुत सारा वर्क किया है न्यूटन ने, बहुत सारा वर्क किया है न्यूटन ने। तो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे एसआई सिस्टम में न्यूटन भी है, यानी केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन के बराबर भी होता है। ये एसआई सिस्टम में है। एक होता है सीजीएस सिस्टम, लोग जानते हैं सीजीएस सिस्टम एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन। ठीक है ना, डाइन है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, हम लोगों ने एक किया है ये डायमेंशन एनालिसिस में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये एक हम लोगों ने रिलेशन किया है डायमेंशनल फार्मूला में, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, कितनी बात समझ में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो अब हम लोग जा रहे हैं इन कंपोनेंट को, फोर्स को, मोमेंटम को और एक्सेलरेशन को वेक्टर के फॉर्म में दिखाने के लिए। ठीक है, आगे चले हम लोग। फोर्स, मोमेंटम and acceleration are vectors। ठीक है ना, अगर फोर्स को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और फोर्स का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है एफ एक्स आई कैप, यानी फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना लग रहा है उसको आई कैप, फोर्स अलॉन्ग द वाई जे कैप, फोर्स अलॉन्ग द जेड के कैप। यानी ये जो फोर्स है एक्स एक्सिस में कितना है, ये एफ वाई फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितना है, और एफ जेड फोर्स अलॉन्ग द जेड एक्सिस में कितना है, ये इसका मैग्नीट्यूड दे रखा एज ए ओवरऑल। ये हमारा फोर्स का वेक्टर के फॉर्म में दिखाया। ऐसे ही हम लोग मोमेंटम को दिखाते हैं, मोमेंटम को पी से दिखाते, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। ठीक है, यानी मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना, जेड एक्सिस में कितना है, आई कैप के कैप जे कैप। ठीक है, कितनी बात सुन में। इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, और जब एक्सेलरेशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, तीनों कंपोनेंट में लिख दिया। कितनी बात समझ में आ रही है। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि जो फोर्स को निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, अब मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो लिखते हैं। मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो लिखते हैं। ये हमारा तो m इंटू ए के बराबर हो जाता है, m इंटू ए के बराबर हो जाता है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे जो है ना मास, तो मास रह जाता है, ये तो मास है ये, लेकिन इसका जो कंपोनेंट आएगा a
तो ए का जो कंपोनेंट है वेक्टर के फॉर्म में दे रहे हैं, ए वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कुछ बात समझ में आई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, फोर्स को एम इंटू ए से दिखाते, ए वेक्टर को ए वेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये एम आ गया मास, और ये एक्सेलरेशन का ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर के फॉर्म कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर को उसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर हम लोग खाली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लिखना चाहते थे, यानी फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना होगा, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या हो गया डी पी एक्स अपॉन डी टी। क्या मतलब हुआ कि पी एक्स, ये है ना पी एक्स, इसको हम लोग टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमें फोर्स अलॉन्ग द एक्सिस चाहिए, और ये हमारा जो है ये तो हमारा m इंटू ए एक्स आ जाएगा, ये इसको डी पी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो मास तो बाहर निकल जाए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं, फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस, फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग द वाई एक्सिस अपॉन डी टी, ऐसे लिख देंगे, और ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ए वाई लिख देंगे। तो ये हमारा तरीका लिखने का, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर लिखना चाहते हैं। तो फोर्स अलॉन्ग द जेड एक्सिस अगर हम लोग देखते हैं तो डी पी जेड अपॉन डी टी, और ये एम ए जेड, ये इस तरह से आ जाएगा। कितनी बात समझे? यानी ये जो था ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के टर्म में लिख दिया, वेलोसिटी भी मोमेंटम वेक्टर के फॉर्म में था तो वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसमें तीनों कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तीनों को एक साथ लेंगे तो एक्सेलरेशन का ये वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। अगर एक एक कोऑर्डिनेट का लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस में कितना है, तो एक एक कंपोनेंट ले लेंगे हम लोगों ने। ये तो तीनों कंबाइन है ना, एम ए एक्स वाई आई का, एम ए वाई जे का, ये तीनों कंबाइन एक साथ है, लेकिन वहाँ पे एक एक करके कंपोनेंट है, एक्स का ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, नोट करिए इसे, फिर आगे का टॉपिक बताते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो है ना, इसके बाद ये एक टॉपिक के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो मैं इसका न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल है, हमने टिक लगा रखा है, तो मैं उसे करा देता हूँ न्यूमेरिकल को। पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा, तो जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1000 Newton due to engine and a retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 10 seconds? एक कार है, उसका मास है 1000 kg, ठीक है। एक कार है, उसका मास है 1000 kg, ठीक है ना। इसका मास जो दे रखा है 1000 है, और इसके इंजन से एक फोर्स लगता है, फॉरवर्ड फोर्स लगता है, जैसे इसके इंजन से एक फॉरवर्ड फोर्स लगता है, वो है 1000 न्यूटन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, पहिए में फ्रिक्शन की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो है 500 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट में लगता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 500 लग रहा है पीछे की तरफ। अगर ये जो है बॉडी चलता रहे तो 10 सेकंड के बाद इस कार का स्पीड कितना होगा, तो ये बताना, वेलोसिटी कितना होगा आफ्टर 10 सेकेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा, कितनी बात समझ में आई? तो जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है,
डायग्राम के हिसाब से 1000 तो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स 500 लग रहा है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है कार के ऊपर जिसकी वजह से कार मूव कर रहा है वो है इनका डिफरेंस। तो क्या है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कार is equal to 1000 minus 500 is equal to 500 न्यूटन। इतनी बात समझ में आई है? 500 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। अब बताया क्या कि इतना फोर्स जब लगेगा तो जाहिर है जब फोर्स लगता है तो क्या होता है बॉडी के अंदर, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेट होता बॉडी, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब भी कभी फोर्स लगता है किसी बॉडी पे तो उस पर उसका मास तो रहते ही वही, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन आ जाता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये मास इसके नीचे चला गया। और जो नेट फोर्स है ये हम लोग नेट फोर्स ले लेते हैं, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना है 500 और मास कितना है 1000 kg ऑफ कार का मास ऑफ कार 1000 है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार जो ना इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा 10 सेकेंड तक अगर ये कार चलता रहे तो। ठीक है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। पहले कार था, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है क्वेश्चन में। ये जो कार इनिशियली जो चल रहा था वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। ठीक है ना, ये यहाँ पे हमें तो फाइनल वेलोसिटी बताना था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। क्वेश्चन पढ़िए, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो तो 10 मीटर पर सेकेंड था। अब 10 सेकेंड के बाद कितना फाइनल वेलोसिटी होगा, मगर जो इस पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at, ये तो जानते हैं। और ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा 1/2, और ये 10 सेकेंड के बाद पूछा आपसे। टाइम जो है यहाँ पे टाइम जो ना 10 सेकेंड के बाद है, तो क्या आ जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, जाहिर फोर्स लगता है ना तो वेलोसिटी चेंज होते रहता है। तो पहले उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन थोड़ी देर के 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हुई 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो है ना 1/2 है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, एक बैकवर्ड फोर्स लगा फ्रिक्शन पे से, तो एक हम लोगों ने नेट फोर्स निकाल लिया। फोर्स के हेल्प से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्योंकि कार का मास दे रखा था तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया। और एक्सेलरेशन के हेल्प से जो मोशन के फॉर्मूले हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है तो उसको यूज़ कर लिया हम लोगों ने। कहाँ कहाँ समझ में, कहाँ कहाँ नहीं आया, समझ में आ गया। आगे चलते हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर आगे हम लोग अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो अभी दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके बताता हूँ क्या है ये। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ठीक है, क्या समझ में आया ये कि एक हमारा वुडन ब्लॉक है, ऐसे एक लकड़ी का पीस है। ठीक है, और इस पे जो है ना एक
इस तरह से बुलेट जो है जा रही है, ये इसके अंदर हिट कर रहा है, तो ये इसके अंदर जाता है। ठीक, इस बुलेट का जो मास दे रखा है, ये मास तो 0.04 kg है, और इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी जो है ये है 90 मीटर पर सेकेंड। जब ये अंदर जाता है तो थोड़े इंटर करने के बाद, यानी बता रहा है कि एक डिस्टेंस जो है ना 60 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद ये रुक जाता है। ये 60 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद ये रुक जाता है। तो बताना है कि ये ब्लॉक इस बुलेट पे कितना रेजिस्टिव फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कितनी बात समझ, सवाल समझ में आ गया ये। अब हम लोग कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। कुछ आ रहा है सवाल समझ में। यहाँ पे जो मास ऑफ द बुलेट दे रखा है, मास ऑफ द बुलेट ये 0.04 kg है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो दे रखा 90 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 0 है, क्योंकि वो जाके वहाँ पे रुक जाता है। और डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.6 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग जब ये बुलेट अंदर जा रहा होगा तो ब्लॉक उसे रोक रहा होगा, तो जो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा तो पहले वहाँ से रिटार्डेशन निकाल लेते हैं कि कितना इसके अंदर रिटार्डेशन होगा। तो हम लोग मोशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? 3 फार्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है। तो हमारे पास जो 3 फार्मूले हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ये जो फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये 3 फार्मूले हैं। तो 2 में तो टाइम है और तीसरे में टाइम नहीं है, तो यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ नहीं है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग तीसरे वाला फार्मूला से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तीसरा वाला। ठीक है, तो हम लोग नाउ ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 90 है, उसका स्क्वायर कर दिया, ये 2 है, ये ए रिटार्डेशन होगा, और ये डिस्टेंस है 0.6 मीटर में कर लिया। वैसे तो ये सेंटीमीटर में दे रखा था, हमने मीटर में कर लिया। कितनी बात समझ में? यहाँ पे जो है ये तो 0 है, ये माइनस है, ये 90 है, तो 90 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस का साइन बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 1.2 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, और ए यानी कि रिटार्डे ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस 81,810 था और ये 1.2 था, तो एक जीरो यहाँ से हटा के इसको यहाँ ले लिया। ठीक है, और अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। पहले 2 से कर लो, 2 6 12, 2 4 8, 0 5 0 0, ये आ जाएगा हमारा। फिर 2 से काट लो, इसे 2 से काट लो, 3 आ जाएगा, 2250, ये आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -20250/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस का मतलब ये है कि ये रिटार्डेशन है ये। ठीक है ना, प्लस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एक्सेलरेट होता है, और माइनस का मतलब ये है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, यानी मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाया जा रहा है। तो ज़ाहिर है ये बुलेट इसके अंदर जाता था ना, तो वो वुड ब्लॉक उसको रोकेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब बताया क्या कि कितना रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास हो गया, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और मास ले लेते हैं इसका 0.04 kg, तो इसका रेजिस्टिव फोर्स, तो मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे का कराता हूँ। रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? रेजिस्टिव फोर्स
रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है कितना, ठीक है। तो मास तो हमने ले लिया 0.04 kg, और ये इसका रिटार्डेशन माइनस में था, माइनस में ले लिया हम लोगों ने। ये डेसिमल में था, डेसिमल को हटा दिया, 4/100 कर दिया। ठीक है, ये 3 ले लिया। ये फोर्स है न्यूटन में आएगा इसका, तो हम लोग इसको 1 0 ये कैंसिल कर दिया, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, ये भी कैंसिल होगा, 5 4 20, 0 5, और ये 2 2 4। ठीक है, ये हमने जीरो कैसे आया ये समझ में आ रही है। ये जो हमने कहा 5 4 20, ये 2 था, तो 2 होता नहीं है अकेले, तो वहाँ पे जीरो ला के फिर 5 ले लिया हम लोगों ने, तो फिर 25 कर दिया। तो ये जीरो बीच में कैसे आया, ये अक्सर एरर हो जाता है लोगों को, जीरो छूट ही जाता है वो। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, देख रहे ना, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये अब 3 से कैंसिल हो गया, तो अब ये 135 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 270 न्यूटन। ये माइनस में है, तो ये माइनस में दिखा सकते हैं, या रेजिस्टिव फोर्स का मतलब भी है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, रेजिस्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो 270 न्यूटन है। फोर्स जो है ना 270 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या, वो डायरेक्शन भी बता रहा है हमें, डायरेक्शन भी बता रहा है हमें, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है रिटार्डिव फोर्स का 270 न्यूटन। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। ये ब्लॉक से इस बुलेट पे 270 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो ये है -20250/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, अब एक और सवाल कर लेते हैं आज के लिए, और फिर कल भी है, लेकिन कल हम लोग 1 2 सवाल करके फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो एक सवाल और करा लेते हैं अभी। ठीक है, ये अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है, अ फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम विच मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या समझ में आया कि एक बॉडी है, उसका मास जो है 9 ग्राम है, इसका मास जो है ना 9 है, 9g है, और एक इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, इसका तो मैग्नीट्यूड है 72 डाइन, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन है वो 62 का एंगल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है, ये निकालना है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द मास ऑफ 9 ग्राम विच इज मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कितनी बात समझ में। सवाल दे रखा, अ फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू अ हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60। ये फोर्स लग रहा है 72 डाइन्स का, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के एंगल से है वो। ठीक, एक मास जो 90 ग्राम है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये है सवाल। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो, जो फोर्स होता है, अगर इंक्लाइंड सरफेस पे जा रहा होता है ऐसे, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल का डायरेक्शन। एक कोई भी वेक्टर होता है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसमें कॉस थीटा आता है, और जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसमें साइन थीटा आता है। अभी अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सब बात बताई थी सब। तो ठीक है, तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा ये निकालना है। तो ये जो फोर्स है
ये तो 72 डाइन है, ठीक है ना। और ये थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स in horizontal direction, horizontal direction, horizontal direction एफ एक्स कहलाएगा, फोर्स along the x axis। और फोर्स along the x axis क्या होता है, एफ cos थीटा आता है, जानते हैं ना, एफ cos थीटा। तो ये जो फोर्स है ये तो 72 है, और cos थीटा की जगह पे 60 डिग्री डाल देंगे हम लोग, फोर्स और थीटा के साथ 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 72 और ये 1/2 आ गया, और ये 36 डाइन आ गया। कितनी बात सुनिए, यानी इस फोर्स का जो 72 डाइन है उसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसका जो वैल्यू आएगा वो 36 डाइन आएगा। कितनी बात सुनिए, तो फोर्स का वैल्यू पता चल गया। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स along the x axis equal to mass acceleration along the x axis, और acceleration along the axis क्या होगा, फोर्स along the x axis अपॉन m, फोर्स अपॉन मास। अच्छा, फोर्स x एक्सिस में कितना है, 36 है, और मास कितना है इसका, 9 है। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब सीजीएस सिस्टम में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सब मास जो ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, और फोर्स जो है डाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया कि जो फोर्स लग रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन जो लग रहा है, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सवाल समझ में आई है। इसको हमने सवाल को क्यों कराया कि इसमें जो है ना कंपोनेंट निकालने का तरीका सिखाया हमने इसमें। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में cos थीटा होता है, वर्टिकल में sin थीटा। तो कंपोनेंट निकाल के फिर उसके बाद यूज करने के लिए था, तो इसलिए हमने इस सवाल को करा दिया। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अभी आगे, आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है।